हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से यायावर साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घुमक्कड़। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए साक्ष्य में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की थी। उनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया में ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे महत्वपूर्ण अंग थे। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन को प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओक्ताई खां के नेतृत्व में अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन का प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। ये कथन असत्य है। मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था, ये सही है। मंगोलों की चुनौती थी कि वे केवल स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे, ये भी सही है। और कृषि पर आधारित चीन के साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग
दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। ये कथन भी सही है। मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की थी, उनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टेपी निवासियों के यायावरी समाज का ज्ञान किन दस्तावेजों से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इतिवृत्ति, यात्रा वृत्तांत और नगरी साहित्य। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसीलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। अगला प्रश्न है, मंगोलों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। दूसरा है, मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच, व्लादिमीर स्टावो जैसे अन्य विद्वानों ने किया था। तीसरा है, पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार स्रोत मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियों हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती हैं। चौथा है, चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूतोबियन, जो अरबी और फारसी भाषा में मिलते हैं, जो दोनों समान है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत दिया हुआ है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच, व्लादिमीर स्टाव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वेसिली व्लादिमीरोविच बारटोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं, वे अनेक भाषाओं में रचे गए थे। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ
भिन्न आशय के साथ दो अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन मंगोला के गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूंकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है, उनका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वार्ड-गमी मानशक की भूमिका अदा करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंगेज खां की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। दूसरा है, चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तीसरा है, मंगोलों ने चंगेज के नेतृत्व में अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। चौथा है, 1225 में चंगेज खां ने धर्म पर विजय प्राप्त कर आमीर मुसलमानों ने उत्सव मैदान में एकत्रित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खां ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खां की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवेनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खां उत्सव मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। अगला प्रश्न है, मंगोल के शासक नेतृत्व में 1236 से 1242 के अभियानों में रूस की भूमि मॉस्को, पोलैंड और हंगरी पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाटू। चंगेज खां के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मॉस्को तक रोंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। अगला प्रश्न है, मंगोलों के सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि हुआ, जो कि आज के आधुनिक अरब राज्य का भूभाग है। दूसरा है, कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंटों को भी पालते थे। तीसरा है, मंगोल तबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साक्ष्य शीतकालीन निवास से ग्रीष्मकालीन चरण भूमि की ओर चले जाते थे। चौथा है,
नृ जाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षी वंशों में विभाजित करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। नृ जाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। अगला प्रश्न है, स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खां ने मंगोलों को संगठित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंगोल शासक चीन से क्या लाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाहियां भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यायावर कबीले खेती से प्रायः उत्पाद और लोहे के उपकरण को रूस से लाते थे। ये कथन गलत है। यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। ये सही है। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। ये कथन भी सही है। जब मंगोल काबिले के लोग एक साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। ये कथन भी सही है।
यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में इस स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी-कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त-व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आया था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंगेज खां का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओन नोन नदी। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग के ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोर-जिगीत कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलून ईके ने तेमुजीन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजीन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कियात। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोर-जिगीत कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलून ईके ने तेमुजीन और उसके सगे भाई तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1160 और 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दस्ता और संघर्ष। 1160 और 70 का दशक दास्ता और संघर्ष का वर्ष था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1206 में। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा ने मान्यता दी और उसे चंगेज खां, समुद्री खां या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से समुद्री खां की उपाधि किस मंगोली शासक को दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंगेज खां। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में मान्यता मिली और उसे चंगेज खां, समुद्री खां या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1206 में चंगेज खां ने मंगोल लोगों को किस रूप सशक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुशासित सैन्य शक्ति। 1206 ईस्वी में कुरिल ताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खां ने मंगोल लोगों को एक सशक्त, अनुशासित
सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सी सिया लोग, जरचेन लोग के चीन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, सुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों के प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसीलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंगेज खां के कार्य कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मंगोलों को संगठित करना, चीनियों के शोषण से मुक्ति और पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना। 1206 ईस्वी में कुरिल ताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सी सिया लोग, जरचेन लोगों के चीन राजवंश, जो पेकिंग के उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, सुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसीलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी। दूसरा है, 1206 ईस्वी में कुरिल ताई से मान्यता मिलने से पूर्व अंगु ताई खां ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। तीसरा है, चंगेज खां के सैन्य अभियान में 1213 में चीन की दीवार पर अतिक्रमण कर पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चौथा है, चंगेज खां को समुद्री खां या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। 1206 ईस्वी में कुरिल ताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल के सी सिया लोग, जरचेन लोगों के चीन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, सुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों के प्रगति से खूब संतुष्ट था
और इसीलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 में कराखीता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारज़्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड प्रकोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी हत्या के पश्चात चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके और ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार। अभियानों में बड़े नगरों ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गूरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। अगला प्रश्न है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1227 में। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उनकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उनकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़ों पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।